आपको आज देखना है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ टर्म यूज करते हैं जो थोड़ा अच्छे अच्छे हैं, जिनकी जरूरत आपको पड़ती रहती है। टर्म यूज किया जाएगा इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ टर्म होते हैं जो यूज करते हैं, उन टर्म को हम देखते हैं कौन सा टर्म है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। पहला टर्म है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर आर कॉल्ड एज क्रोमोफोर, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल का वो पार्ट जिसकी वजह से कलर शो करता है, उस पार्ट को क्रोमोफोर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ कहा गया है द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएशन अबव 200 नैनोमीटर ड्यू टू एन से पाई स्टार ट्रांजिशन एंड पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये कहना ये चाह रहा है कि मॉलिक्यूल में जो पार्ट कलर के लिए जिम्मेदार होता है, वो पार्ट एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जो वो फंक्शनल ग्रुप है, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कहाँ से? 200 नैनोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। उससे कम अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो क्रोमोफोर में नहीं आएगा, और 200 से ज्यादा नैनोमीटर का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वही क्रोमोफोर में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन बता रहा है D2। अब 200 नैनोमीटर से ज्यादा अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो ट्रांजिशन किस में होगा? तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन एंड पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो यानी यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आया कि जो भी फंक्शनल ग्रुप एन से पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं, वो सारे फंक्शनल ग्रुप किस में आ जाते हैं? क्रोमोफोर में आ जाते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है, कहीं NO2 ग्रुप हो, NO ग्रुप हो, CO ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड N ग्रुप हो, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड C ग्रुप हो, और C डबल बॉन्ड S ग्रुप हो, ETC। बाकी और भी हैं, ये सब आपके क्रोमोफोर होते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्रोमोफोर है, उस चार ऑप्शन में अगर इन सब में से कोई भी एक ऑप्शन में है तो उस पर टिक लगा दीजिएगा, ये क्रोमोफोर, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी क्या एक क्रोमोफोर है कि नहीं। क्योंकि अभी हम पिछले वीडियो में ये बताएं कि सी डबल बॉन्ड सी 200 नैनोमीटर से कम आता है, लगभग 125 से 170 के करीब में आ रहा था। तो यहाँ क्या ये क्रोमोफोर में आएगा? बात तो सही है, लेकिन देखिए इसका भी सोल्यूशन है। अगले स्लाइड में है, उसमें ये बताया गया आपको स्पष्ट रूप से कि क्रोमोफोर आएगा, लेकिन कब आएगा कब नहीं आएगा वो इसमें बता दिया गया है। कहा गया है कि द इंटरप्रेटेड यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। अब दो पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है यूवी स्पेक्ट्रम में कि किसकी वजह से आपका एब्जॉर्प्शन तो आता है, किसकी वजह से नहीं। इसमें आ गया पहला पॉइंट, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स शो एन इंटेंस एब्जॉर्प्शन बिलो 200 नैनोमीटर and are therefore inaccessible to UV spectrophotometer। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C कोई एल्कीन है, ठीक है, अगर वो एल्कीन नॉन कॉन्जुगेटेड में, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं है, सिग्मा पाई ऐसा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो 200 नैनोमीटर के नीचे आएगा, जिससे क्या होगा? वो क्रोमोफोर में जाएगा। फिर नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप, अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है जो नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड से एक वीक एब्जॉर्प्शन बैंड देगा, 200 से 300 नैनोमीटर रीजन में आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल कहा गया है एसीटोन। एसीटोन देख रहे हैं, एसीटोन की जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स 279 नैनोमीटर दिखाई दे रही है। लेकिन यही एसीटोन जब एक साइक्लिक कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन में बन जाता है, तब इसकी लैम्डा मैक्स 291 नैनोमीटर हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ एक देखो, एक बढ़िया सा कंक्लूजन निकाला गया है कि when double bond are conjugated in a compound, lambda max is shifted
टू लॉन्गर वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डबल बॉन्ड सिंपल डबल बॉन्ड है, अगर वह कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो जो वेवलेंथ होगी वो जो भी होगी और उससे कब ज्यादा होगी अगर वो कॉन्जुगेशन में हो जाए। जैसे एग्जांपल में यहाँ कहा गया है 1,5 हेक्साडाइइन हैज लैम्डा मैक्स 178 नैनोमीटर। 1 2 3 4 5 देखो, एक वन पे यहाँ पे एक है, 2 3 4 5 पांचवे पे डबल बॉन्ड है, तो 1,5 हेक्साडाइन इसकी लैम्डा मैक्स बताई गई है 178 नैनोमीटर होती है, जो कि 200 नैनोमीटर के बिलो है, नीचे है। तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी ये क्रोमोफोर में नहीं आएगा। लेकिन यही डबल बॉन्ड अगर ये कॉन्जुगेशन में चला जाए, यहाँ कॉन्जुगेशन में चला जाए, तब इसका हो जाएगा 2,4 हेक्साडाइन। इसकी लेमडा मैक्स 207 नैनोमीटर हो जाएगी, यानी 200 नैनोमीटर से एबव हो गई। यानी जब ये डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में चले जाए तो ये क्रोमोफोर कहलाए। बात क्लियर हो गई होगी कि डबल बॉन्ड कहाँ क्रोमोफोर होगा, कहाँ नहीं। क्लियर हो गई कुछ, हाँ नहीं जानते। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब जैसे इसमें तीसरा पॉइंट बताया गया है, जो कॉन्जुगेटेड सी डबल बॉन्ड सी है एंड कार्बोनिल ग्रुप शिफ्ट द लैम्डा मैक्स ऑफ बोथ ग्रुप टू लॉन्गर वेवलेंथ। इसका मतलब यह है कि अगर आप सिंपल कोई एथिलीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी लैम्डा मैक्स 179 नैनोमीटर आ रही है। सिंपल सा एथिलीन है जिसकी लैम्डा मैक्स 179 71 नैनो सॉरी 71 नैनोमीटर आ रही है। अब 171 नैनोमीटर एक सिंपल एल्कीन की आ रही है, और एक एसीटोन लिया गया है जिसका 279 नैनोमीटर आ रही है। देखिए दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए कि जिसमें एल्कीन भी हो कीटोन भी हो, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है कितना, 290 नैनोमीटर आ जाती है। यानी कंट्रो यानी जो आपका एल्डिहाइड है, जो आपका क्या था, कीटोन था, नॉर्मल कीटोन था, इसकी जो शिफ्ट आ रही, ठीक है, लेमडा मैक्स की 279 नैनोमीटर में, अब वो कहाँ चली गई, 290 नैनोमीटर चली गई। अगर डबल बॉन्ड किसमें, कॉन्जुगेशन में हो गया। ठीक है, यानी इससे पता चला कि जैसे जैसे जितना जितना कॉन्जुगेशन होगा, यानी जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, लेमडा मैक्स की वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होगा, कॉन्जुगेशन जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे वैसा वैसा आपके बाद उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू धीरे धीरे जाएगी। ठीक है। अब एक शब्द होता है आक्सोक्रोम। क्रोमोफोर तो समझ में आ गया ना। अब आता है आक्सोक्रोम। आक्सोक्रोम क्या है? The functional group attached to a chromophore which modify the ability of the chromophore to absorb light, altering the wavelength or intensity of absorption। या दूसरी इसकी definition है, the functional group with non-bonded electron that does not absorb radiation in near UV region but when attached to a chromophore alters the wavelength and intensity of absorption। ठीक है। ये कहना ये चाह रहा है कि आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है जो जिसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, कोई ऐसा ग्रुप है जैसे OH हुआ, NH2 हुआ। ये ऐसे ग्रुप है जिसके पास तो लोन पेयर है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। अकेले रह करके कोई एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर वो किसी क्रोमोफोर के साथ या किसी कॉन्जुगेशन वाले कंपाउंड के साथ जुड़ जाते हैं, तो उसकी रेडिएशन और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वो भी क्या करने लगते हैं, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो उन्हें आइसोक्रोम कहा। ठीक है। यानी समझिए अंतर क्या है। क्रोमोफोर में क्या होता था कि दो फंक्शनल ग्रुप थे, एक दो तीन या जो भी फंक्शनल ग्रुप है, क्रोमोफोर में क्या था कि फंक्शनल ग्रुप अपने स्वयं की वजह से लैम्डा मैक्स इंक्रीज करते थे। लेकिन आक्सोक्रोम क्या है, आक्सोक्रोम में क्या होता है, उनकी स्वयं की कोई एब्जॉर्बेंस नहीं आती है, लेकिन जब वो किसी क्रोमोफोर से जुड़ जाते हैं तो उनकी एब्जॉर्बेंस आती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ज्यादा समझ में आएगा।
जैसे एग्जांपल में कहा गया आक्सोक्रोम में, देखिए ये आपका बेंजीन था, लैम्डा मैक्स की वैल्यू 255 नैनोमीटर पे आ रही है, ठीक है। अब ये बेंजीन क्या है आपका, एक आपका क्रोमोफोर है। क्यों क्रोमोफोर है? क्योंकि इसमें देख रहे हैं डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये आपका क्रोमोफोर हो गया, जिसकी लैम्डा मैक्स 255 नैनोमीटर आ रही है। अब यह इसी क्रोमोफोर में अगर हम OH जोड़ दें, OH क्या है, ऑक्सीजन के पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब ये OH किसके साथ जुड़ जाए, किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाए, तो उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू और बढ़ा देता है। यानी पहले 255 आ रहा था, अब 270 नैनोमीटर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो बढ़ी है, किसकी वजह से बढ़ी है, इस OH की वजह से बढ़ी है। इस वजह से इस OH को कह दिया जाता है कि ये आक्सोक्रोम है। क्या है, आक्सोक्रोम है। वैसे अगर OH के स्थान पे हम कोई एमीन ग्रुप ले आए NH2, तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, 280 नैनोमीटर में हो गया। तो यानी इस कंपाउंड में, इस तीनों में क्या होगा, NH2 जो है ये आपका ऑक्सोक्रोम है, OH आपका ऑक्सोक्रोम है, लेकिन बेंजीन रिंग जो ये बेंजीन रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये क्रोमोफोर। आप समझ गए होंगे, क्रोमोफोर का सिंपल सा इसका अपना स्वयं का एब्जॉर्बेंस दिखाई देता है। लेकिन ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम उन्हें कहते हैं जो स्वयं से एब्जॉर्बेंस नहीं होते, लेकिन जब किसी दूसरे क्रोमोफोर से जुड़ जाते हैं तो उनकी एब्जॉर्बेंस और बढ़ा देते हैं, उन्हीं को ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सोक्रोम क्या है, क्रोमोफोर क्या है। चार ऑप्शन रहेंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा क्रोमोफोर है, कौन सा ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ध्यान रखना आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आए हुए हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पूछे जाते हैं कि ऑक्सोक्रोम क्या है, क्रोमोफोर क्या है। चार पांच ऑप्शन रहेंगे, अब वो देख के बता देना, अच्छा ये ऑक्सोक्रोम है, ये क्रोमोफोर है। ठीक है, बस इतना ही।